हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। मैं मोहित पासवान स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज है 4 फरवरी 2021। तो आज हम 4 फरवरी की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर है सभी वनडे एग्ज़ाम लाइक एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम्स, पुलिस के, एयरफोर्स, नेवी, टेट जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने जनवरी की सारी करंट अफेयर की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जनवरी की सारी करंट अफेयर क्लासेस को एक प्लेलिस्ट में कंबाइन कर दिया गया है। आप वहां जाके उसे देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। चलो तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो प्रीवियस क्लास का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था स्टैटिक जीके का, उससे देखते हैं उसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन था सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है। यहाँ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात की जा रही है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी डीपीएसपी से, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान के जो 42वां संशोधन है उसके माध्यम से 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्मृति ईरानी। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने इस 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है और ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे किया गया है। और ये जो मेला है ये 5 दिन तक चलेगा। इसका आयोजन कौन कराता है। तो इसका आयोजन भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, जिसे ISEPC के नाम से भी जानते हैं, ये इसका आयोजन कराती है। अगर रेशम के क्षेत्र में बात करें तो रेशम का सेकंड लार्जेस्ट उत्पादक है वर्ल्ड में भारत। और भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसमें 4 किस्म का रेशम पाया जाता है। तो रेशम की 4 किस्म कौन कौन सी हैं, कितनी किस्म है, 4 किस्म। कभी पूछा जा सकता है कि इस किस्म का रेशम भारत में पाया जाता है। तो भारत में 4 किस्म का पाया जाता है। कौन कौन सी हैं, शहतूत, एरी, टसर और मूंगा। तो ये 4 किस्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 1 फरवरी 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी शिलोंग में, ऑप्शन डी तेजपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। 1 फरवरी 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इस टाइम एम वेंकैया नायडू। इनके द्वारा इस आदि महोत्सव का आयोजन उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित दिल्ली हाट में इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अगर बात करें इस आदि महोत्सव को, तो इसको राष्ट्रीय जनजाति पर्व के नाम से भी जानते हैं। और ये 1 से लेके 5 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस हिंदी शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा शब्द है जिसे वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, संविधान को या आत्मनिर्भर को या सहयोग को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आत्मनिर्भर। वर्ष 2000 के लिए आत्मनिर्भर को शब्द को हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में संविधान को
हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर हिंदी का वो शब्द रहता है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा हो उस वर्ष में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैश्विक वित्तीय प्रहरी के नाम से किस संस्था को जाना जाता है? आपको 4 संस्थाओं के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी FATF, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी FATF। FATF को विश्व वित्तीय प्रहरी के नाम से जानते हैं। यह एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। तो FATF का अगर पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन एंड टास्क फोर्स। इसका काम यही होता है कि जो विश्व में जो किसी टाइप के जो वित्तीय अनुदान होते हैं या वित्तीय लेन देन होते हैं उनका उपयोग कहीं गलत चीज़ों में नहीं हो रहा हो। जैसे फंडिंग होती है, विदेशों से वित्तीय सहायता मिलती हैं किसी देश को, तो उनका उपयोग गलत चीज़ों में ना हो। जैसे इसकी अभी 2 टाइप की लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट। तो इसने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, जबकि अन्य देशों ने, जिस भारत जैसे देशों ने इसको ब्लैक लिस्ट में डालने की सिफारिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे यह आरोप है कि वह जो आतंकवादी समूह हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में UN द्वारा जारी रिपोर्ट एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क के अनुसार भारत के लगभग कितने बांध 2025 तक 50 वर्ष से ज़्यादा पुराने हो जाएंगे? ऑप्शन ए 100 से अधिक, ऑप्शन बी 500 से अधिक, ऑप्शन सी 1000 से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं रिपोर्ट किसने जारी की है। तो ये यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है। क्या नाम है रिपोर्ट का? एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सब्जेक्ट क्या है इसका? इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। 1000 से भी ज़्यादा अधिक बड़े बांध ऐसे हैं जो 2025 तक भारत में 50 वर्ष से ज़्यादा के पुराने हो चुके होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले एक संकट को दर्शाता है, क्योंकि ये जो बांध बने होते हैं ये कंक्रीट से ही बने होते हैं और कहीं ना कहीं इनकी एक लाइफ होती है और ये धीरे धीरे पुराने होते जाते हैं, तो जिससे कमज़ोर भी होते जाते हैं। तो भविष्य में ये कहीं किसी संकट को उत्पन्न ना कर दें, इसकी वजह से इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य है वो इन बांधों की तरफ सरकारों का ध्यान केंद्रित करना है। अगर इस बांधों के ही विषय में कुछ बातें कर लें तो विश्व के जो कुल बांधों का लगभग 55%, विश्व के कुल बांधों का जो 55% है वो 4 एशियाई देश हैं। कौन कौन से? एक चीन हो गया, एक जापान हो गया, भारत हो गया और एक साउथ कोरिया। इन 4 देशों में ही लगभग 55% बांध विश्व के हैं। और अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की विश्व में 3rd स्थिति है, 3rd पोजीशन पे है भारत बांध बनाने में। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कृष्णराज सागर बांध है जो 1931 में बना था। कौन सा बांध? कृष्ण राज सागर। कब बना? 1931 में, जिसके लगभग अब तक कितने 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को दिखाता है कि अब ये जो बांध है बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। क्या करना चाहिए? इनको नष्ट कर देना चाहिए या इनकी मरम्मत कर देनी चाहिए? तो जो सभी बांध हैं वो मोस्टली 50 वर्ष से ज़्यादा पुराने हो जाएंगे, 1000 से भी ज़्यादा। तो अब इनका क्या करना होगा? इसको किस टाइप से मैनेज किया जाएगा? तो ये सरकार के सामने एक चुनौती होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हांगकांग के निवासियों के लिए किस देश ने अपने देश में निवास करने व नागरिकता प्रदान करने के लिए विशेष वीज़ा जारी किया है? ऑप्शन ए USA ने, ऑप्शन बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी रूस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्रिटेन ने। हाल ही में ब्रिटेन ने जो हांगकांग के निवासी हैं उनके लिए अपने देश यानी कि ब्रिटेन में निवास करने और ब्रिटेन की नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष टाइप का वीज़ा जारी किया है। इस वीज़े के अनुसार
हांगकांग के निवासी 5 वर्षों तक निवास कर सकते हैं और उसके 5 वर्षों के पूर्ण होने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि चीन ने इस प्रकार के वीज़ा जारी करने के ऊपर ब्रिटेन के खिलाफ नाराज़गी प्रदर्शित किया। अब बात कर लेते हैं हांगकांग की। तो हांगकांग जैसे भारत कभी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, उसी प्रकार हांगकांग भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, जिसको 1997 ईस्वी में एक लंबी चौड़ी वार्ता के बाद ब्रिटेन ने चीन को सौंप दिया था। और एक बेसिक लॉ के अनुसार, जो कि एक टाइप से कहें तो हांगकांग का एक संविधान है, उसके अनुसार यहाँ पे प्रशासन चलाने की बात की गई थी। और हांगकांग के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को पसंद करते हैं, जबकि चीन लोकतंत्र का विरोधी है। और चीन ने हांगकांग के ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हांगकांग के निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही ब्रिटेन ने ये विशेष वीज़ा हांगकांग के निवासियों के लिए जारी किया है, ताकि उनको एक रियायत मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी का प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान स्टारशिप SN लैंडिंग के समय क्रैश हो गया? ऑप्शन ए नासा का, ऑप्शन बी इसरो का, ऑप्शन सी अंतरिक्ष का, ऑप्शन डी SpaceX कंपनी का। तो यहाँ स्पेस एजेंसी की बात की जा रही है और एक प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान, प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक नमूना, लाइक डेमो, जो कंप्लीटली एक्चुअल नहीं होता है, एक डेमो टाइप का करके देखा जाता है, एक नमूने टाइप पे वो भेजा जाता है। नाम है उसका स्टारशिप SN9 और वो लैंडिंग के टाइम क्रैश हुआ। हालांकि उसके सभी जो स्टेज थे, जो लॉन्चिंग और वहाँ पे काम करने के, वो तो सब सही रहे, लेकिन वो लैंडिंग के टाइम पे क्रैश हो गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है SpaceX। ये SpaceX कंपनी का था, जो कि अमेरिका की एक निजी वाणिज्यिक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके स्थापक हैं एलन मस्क। एलन मस्क ने ये SpaceX कंपनी 2002 में स्थापित की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है स्टारशिप SN9 और ये इसकी क्रैश होने के टाइम की तस्वीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, या फिर ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु शहर में किया जा रहा है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, ये एरो इंडिया का लोगो है और जो एरो इंडिया है ये 3 से 5 फरवरी तक चलेगा। और ये जो बेंगलुरु का एयरफोर्स स्टेशन है, बेंगलुरु में एक येलंका एयरफोर्स स्टेशन, वहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें मिनिस्ट्री का भी नाम दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई है? ऑप्शन ए आयशा अजीज, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी अंकिता शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयशा अजीज। कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। इन्होंने केवल 15 वर्ष की आयु में ही स्टूडेंट पायलट लाइसेंस प्राप्त कर लिया था और इन्होंने मिग जैसे जो लड़ाकू विमान है उन पर भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमेज़न के नए CEO कौन होंगे? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी एंडी जेसी, ऑप्शन सी जेफ बेजोस,
ऑप्शन डी एलन मस्क। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंडी जेसी अमेज़ॉन के नए सीईओ होंगे। बात कर लेते हैं पुराने सीईओ की, तो जेफ बेजोस जो कि अभी इसके अमेज़ॉन के सीईओ थे, ये वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हैं। इन्होंने अमेज़ॉन के सीईओ के पोस्ट से त्यागपत्र देने का डिसीजन लिया। उसके बाद ही एंडी जेसी को अमेज़ॉन का नया सीईओ बनाने की घोषणा की गई। तो ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे सभी समाप्त। उसके बाद हम देखते हैं जो आपके लिए कल के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है। इनका जो सही आंसर होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 5 निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संघ से, ऑप्शन बी राज्यों से, ऑप्शन सी पंचायतों से, ऑप्शन डी नागरिकता से। तो जो भी इसका सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 3 खंड के, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 4 खंड के में। तो जो भी इसका सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जो भी नए हैं इस चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे जिनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है MB डिफेंस एकेडमी के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए MB डिफेंस एकेडमी, तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन थैंक्स।